हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आइए आज हम एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ऑफ HPU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था उसका इंग्लिश सेक्शन आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन। He got too tired overwork। वो बहुत ज़्यादा थक गया ओवरवर्क से। ओवरवर्क ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से। बिकॉज ऑफ के कारण। सेकंड है बिकॉज ऑफ, लेकिन इसके स्पेलिंग रॉन्ग है। ऑन ऊपर, फॉर के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा पार्ट ए, बिकॉज ऑफ। हमारा आंसर बनेगा ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। ओवरवर्क के कारण वो बहुत ज़्यादा थक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज वार्निंग। उसने टूटे हुए पुल को क्रॉस किया वार्निंग के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद। सेकंड है इन स्पाइट ऑफ, लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑन ऊपर, अबाउट के बारे में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इन स्पाइट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन। तो क्या बना आंसर? ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग। वार्निंग के बावजूद उसने टूटे हुए पुल को क्रॉस किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटोनिम ऑफ रैबिड। एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड या विपरीतार्थक शब्द। रैबिड वर्ड बना रेबिस से। रेबिस होता है जब कुत्ते को पागलपन छा जाता है, दैट इज कॉल्ड रेबिस। तो रेबिस में एक डॉग जिस तरह से ओवर एक्साइटेड वे में बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड रैबिड बिहेवियर। तो उसका ऑपोजिट होगा फ्रेंटिक, सोबर, केओस, वल्गर। फ्रेंटिक होता है पागलों की तरह, वो तो रैबिड का सिनोनिम हो गया। केओस होता है यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो। वल्गर होता है भद्दा, लेकिन हमारा आंसर होगा सोबर। सोबर मीन जो रैबिट के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल सोबर ढंग से काम करना, बिहेव करना। तो रैबिट का एंटोनिम हुआ सोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसमें एक वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, और उसके स्पेलिंग करेक्ट हैं। ए पार्ट ऑब्नॉक्शियस, OBNOXIOUS। सो आवर आंसर वुड बी पार्ट ए। उसके बाद है सिमिलर क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, वहाँ पर वर्ड है रिडिकुलस। रिडिकुलस होता है हास्यास्पद। यहाँ पर रिडिकुलस के जो स्पेलिंग्स हैं जो करेक्ट हैं वो आपके पास हैं सी पार्ट में। क्या स्पेलिंग होनी चाहिए? RIDICULOUS। ये हैं इसके करेक्ट स्पेलिंग्स, और सारे स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस आए स्पेलिंग मिस्टेक पर। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एंटोनिम पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम। सिनोनिम होता है पर्यायवाची या समान अर्थक शब्द जिसका मीनिंग सिमिलर हो। तो एक तरह से इस वर्ड का मीनिंग आपने बताना है। सिनोनिम ऑफ बाइनियल। बाइनियल होता है जो 2 वर्ष में एक बार हो। तो ऑप्शंस हैं एवरी 2 years, 2 साल में एक बार। ट्वाइस इन अ ईयर, 1 साल में 2 बार। क्विकली तेजी से, स्लो धीरे से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए, एवरी 2 years, जो हर 2 वर्ष में एक बार होता हो, बाइनियल। नेक्स्ट है ईडियम के ऊपर क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम इन द कॉन्टेक्स्ट टू फिल इन द सेंटेंस। इस संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट, कौन सा ईडियम
मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा उचित है इस सेंटेंस में भरने के लिए। फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन इसमें आपको फिल करना है एक इडियम आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। द रिपोर्टर इंटरव्यूज टू नो द पब्लिक पर्सपेक्टिव अबाउट द न्यू लॉ। कोई नया कानून बना है, उसके ऊपर जनता का क्या राय है, पब्लिक पर्सपेक्टिव क्या है, पब्लिक व्यू क्या है, उसको जानने के लिए रिपोर्टर इंटरव्यू करता है किसको। आगे ऑप्शंस हैं, मैन ऑफ लेटर्स, हैचेट मैन, मैन इन द स्ट्रीट, फैमिली मैन। तो इसमें क्या सही होना चाहिए? पहले हमें इनके मीनिंग मालूम होने चाहिए। फर्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स होता है स्कॉलर, विद्वान। हैचेट मैन होता है जो ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कंपनी में एम्प्लॉय किया जाता है गलत कामों के लिए, जैसे ज़्यादा कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक बार में निकालना हो, किसी के ऊपर हमला करवाना हो, इस तरह से नेगेटिव वर्क करने के लिए। मैन इन द स्ट्रीट होता है कॉमन मैन, जिसके व्यूज़ आम जनता के लोगों से मिलते जुलते हों। और फैमिली मैन होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी फैमिली है, जो फैमिली में रचा बसा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा मैन इन द स्ट्रीट। तो पार्ट सी आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कानून पर पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए मैन इन द स्ट्रीट से इंटरव्यू करेगा एक रिपोर्टर, ना कि एक हैचेट मैन से या मैन ऑफ लेटर से या फैमिली मैन से। उसके बाद है एक और क्वेश्चन, जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं आगे पीछे किए हुए सेंटेंसेस। तो हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंसेस का सही ऑर्डर क्या हो। तो आगे आपको ऑप्शंस दी हैं, पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज बिल्ट ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मानव शरीर, उसमें बिलियंस या ट्रिलियंस सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। ईच सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल। हर सेल में हेरिडिटरी मीन अनुवांशिक मटेरियल होता है। एंड कैन मेक कॉपीज ऑफ इट्स सेल्फ बाय रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग। और हर सेल के बहुत सी कॉपीज़ तैयार हो सकती हैं रिप्रोडक्शन से या बढ़ने से। सेल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अलग अलग जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके जो सेल्स हैं वो डिफ़र करते हैं, वेरी करते हैं अपने फंक्शन के अनुसार। आफ्टर अ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन द ओल्ड सेल्स डाई ऑफ। कुछ समय के बाद पुराने सेल मर जाते हैं। इस तरह के जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे आपको ये देखना होता है पहले कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, सबसे लास्ट वाला कौन सा होना चाहिए। तो इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है पी, द ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ट ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यहाँ से इंट्रोडक्शन दी गई है, पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस किया गया है कि ह्यूमन बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स होते हैं। तो ये हमारा होना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस। और लास्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, आफ्टर अ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन द ओल्ड सेल्स डाई ऑफ, कि पुराने सेल कुछ देर जीवित रहने के बाद मर जाते हैं। तो आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए पी, लास्ट सेंटेंस होना चाहिए एस। अब हमें इन ऑप्शंस में से देखना है हमारा आंसर। तो पी से कौन सी ऑप्शन स्टार्ट होती है, पहली आर से होती है, दूसरी एस से होती है, तीसरी क्यू से होती है। तो पी से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट होती है, तो हमारी ज़्यादातर चांसेस हैं कि दिस वुड बी योर आंसर। अब हमारे लास्ट कौन सा ढूंढा था, एस। तो इसमें लास्ट भी एस आ रहा है और किसी में एस नहीं आ रहा है। देखिए इसमें क्यू है, आर है, इसी में केवल एस है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस भी पी है, लास्ट भी एस है, तो यही हमारा ऑप्शन है। फिर भी हम एक बार इस ऑर्डर में पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि क्या वो सही मीनिंग देता है। पी आर क्यू एस, तो पी था द ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ट ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। उसके बाद आर है सेल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन।
अलग अलग ऑर्गन के सेल डिफर करते हैं अपने फंक्शन के अनुसार। ईच सेल कंटेन्स, और उनमें से हर सेल जो है उसमें हेरेडिटरी मटेरियल होता है। और फिर एस आफ्टर स्पेसिफिक लाइफ स्पैन ओल्ड सेल्स डाई ऑफ। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है एक पैराग्राफ की शेप में। तो आंसर होगा पार्ट डी, PRQS। तो इसमें होप कि आपको तरीका, मेथड मालूम पड़ा होगा कि जंबल सेंटेंसेस हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें कि कौन सा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, कौन सा लास्ट सेंटेंस होगा। तो फिर आपको यहाँ से हेल्प मिल जाती है सेकंड और थर्ड को डिसाइड करने में। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद भी आप ट्राई करें उसको दोबारा से पढ़ने की कि क्या ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसके लिए आपको एक्टिव पैसिव आना चाहिए। अबे विल अरेंज द रैक। विल के साथ क्या हो जाएगा, विल बी बन जाएगा, रैक पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिखना होता है। और पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। और ये है फ्यूचर इंडेफिनेट, तो विल बन जाएगा विल बी में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द रैक विल बी अरेंज्ड बाय अबे। द रैक विल बी अरेंज्ड बाय अबे। सो ए पार्ट आपका आंसर है। इसमें वुड भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा। तो अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर पूरी डिटेल में नॉलेज चाहते हैं तो मेरे वीडियो पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में एक्टिव पैसिव वॉइस पर। आपको लिंक मिल जाएगा आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख के जो भी वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर भी 2-3 वीडियोस मेरे पास हैं, अगर आप देखना चाहें यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर है अ डेंटिस्ट हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गम्स। गम्स, आपके जो गम्स होते हैं टीथ के नीचे, जबड़े, उसकी, सॉरी जबड़े नहीं बोलेंगे, लेकिन इनकी जो ट्रीटमेंट कौन सा डेंटिस्ट करता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपके लिए कि एक तो होता है कि जो दांतों की देखभाल करता है डेंटिस्ट, जनरल टर्म आ जाती है, लेकिन उसके फर्दर स्पेशलाइजेशन पर क्वेश्चन है। एक ऐसा डेंटिस्ट जो स्पेशलाइज करता है गम्स की ट्रीटमेंट पर। पीरियोडोंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर 2 तो ऐसे वर्ड हैं जो डेंटिस्ट से रिलेटेड नहीं हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट ये होता है स्किन स्पेशलिस्ट, और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होता है आई स्पेशलिस्ट। तो ये तो हमारी 2 ऑप्शन नहीं होंगी। आगे रह गए पीरियोडोंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट वो होता है जो टीथ और जॉज उनकी इरेगुलरिटीज़ को ट्रीट करता है, और पीरियोडोंटिस्ट होता है जो गम्स की ट्रीटमेंट करता है। तो हमारा राइट आंसर है पार्ट ए, पीरियोडोंटिस्ट। नेक्स्ट है सिंगुलर प्लूरल, ये तो इजी है। सिलेक्ट द प्लूरल, करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमन। एक औरत, औरत की, वुमन की प्लूरल फॉर्म क्या है। विमेंस, वुमेंस, विमेन, वुमनिज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है पार्ट सी, विमेन। इसको अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आएगी वे में न, विमेन, और जो वर्ड था उसकी आएगी वुमन, वुमन और विमेन। दिस इज़ द प्लूरल फॉर्म, और उसके साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है प्री मीन बिफोर, वर्ड के पहले जिसको जोड़ा जाए, दैट इज़ प्रीफिक्स, पहले फिक्स किया जाए। मैरिट के पहले क्या लगा सकते हैं, रीमैरिट, डीमैरिट, डीमैरिट, डिसमैरिट।
तो इसमें करेक्ट है डीमेरिट। तो पार्ट सी आपका आंसर होगा डीमेरिट। डीमेरिट होता है अवगुण, मेरिट होता है गुण। यहाँ पर भी डी है लेकिन इसके स्पेलिंग रॉन्ग है, डी ई जो है दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्शन। डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर? डू यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर? किसी से अगर आपने ये कहना हो कि क्या आप एक पानी का ग्लास लेना चाहेंगे, तो उसमें करेक्ट होगा बी पार्ट। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। डू यू लाइक नहीं होता है और द ग्लास भी नहीं होता है, अ ग्लास होता है। द ग्लास तब हो किसी पर्टिकुलर ग्लास की बात हो रही हो। यहाँ पर एक पानी का गिलास, तो यहाँ पर द भी नहीं आएगा और डू यू लाइक भी नहीं आएगा। सो वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। 4 वर्ड दिए हैं, उनमें कोई ना कोई कनेक्शन है 3 में, और एक जो है वो ऑड है, ऑड में जो उनमें फिट नहीं बैठता है। रेडियम, ग्रेनाइट, रेडियो, डायनामाइट। रेडियम, ग्रेनाइट और डायनामाइट ये केमिकल एलिमेंट्स हैं, जबकि रेडियो जो है दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो हमारा आंसर है रेडियो, जो इन तीनों के साथ मेल नहीं खाता। अदरवाइज रेडियम जो होता है वो एक केमिकल एलिमेंट है जो कैंसर की ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ग्रेनाइट एक रॉक होती है जो घरों में बिल्डिंग मटेरियल के रूप में काम आती है। डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव होता है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो हैं वो केमिकल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि रेडियो ऑड वन आउट है, वो इनसे मेल नहीं खाता। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद जीरंड। सबसे पहले यू मस्ट नो कि जीरंड होता क्या है। जीरंड इज अ नाउन इन आईएनजी फॉर्म। वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर अगर वो वर्ड नाउन की तरह बिहेव करे, नाउन का रोल प्ले करे, तब उसको हम बोलते हैं जीरंड। और बॉयज़ लाइक प्लेइंग फुटबॉल, टू प्लेइंग फुटबॉल, टू प्लेड फुटबॉल, टू बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें जीरंड जो सही बैठता है दैट इज़ पार्ट ए, बॉयज़ लाइक प्लेइंग फुटबॉल, प्ले के साथ आईएनजी। यही मैंने आपको बताया कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर अगर वो नाउन की तरह काम करे। अब नाउन की तरह प्लेइंग कैसे काम करेगा, इसमें वर्ब है लाइक, पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? प्लेइंग फुटबॉल। तो इसलिए प्लेइंग जो है दैट इज़ अ जीरंड। और लास्ट जो पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। उसके एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके ऊपर बेस्ड 4-5 क्वेश्चंस होते हैं विच यू आर सपोज टू सॉल्व। तो एक पैराग्राफ लंबा होता है, आपके पास टाइम कम होता है, तो हमें वन गो में एक ही बारी में जल्दी से वो पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें मोटे मोटे तौर पर पैराग्राफ को समझने की कोशिश करनी है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड अगर समझ नहीं भी आते हैं आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं और फिर हम क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एन एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी और ओवरवेट इज़ अफेक्टिंग मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एपिडेमिक महामारी, जैसे कोरोना की महामारी थी, यहाँ पर उसने एपिडेमिक किस बात की है? ओबेसिटी, ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा, और ओवरवेट इज़ अफेक्टिंग, प्रभाव डाल रहा है मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मोर देन 300 मिलियन पीपल आर ओबीज इन और ओवरवेट। 300 मिलियन, मिलियन होता है इक्वल टू 10 लाख, तो 300 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो ओबीज हैं या ओवरवेट हैं। ओबेसिटी कुड बी फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, इसका एक कारण हो सकता है। इन इंडिया सम पीपल टेंड टू बी ओवरवेट ड्यू टू द हाई कैलोरी डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इंडिया में बहुत कुछ लोग ओवरवेट क्यों होते हैं कि उनकी डाइट में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है इंडिया में। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओबेसिटी इज़ मोर प्रेवलेंट इन लो इनकम ग्रुप।
लेकिन अमेरिका में जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, जिनकी आय कम है, उनमें ओबेसिटी ज़्यादा है. ओबेसिटी इज़ नाउ वेल रिकग्नाइज्ड एज अ डिजीज़ इन इट्स ओन राइट. तो आजकल मोटापा अपने आप में एक बीमारी माना जाता है. ऑल्दो ओबेसिटी कॉमनली मीन्स बीइंग ओवरवेट. आम भाषा में ओबेसिटी का मीनिंग है ओवरवेट होना, ज़रूरत से ज़्यादा वेट होना. इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी वेट दैट इंक्लूड्स मसल, बोन, फैट एंड वाटर. तो लेकिन अगर किसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो उसमें है ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट ऑफ बॉडी वेट. बॉडी का वेट जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है मसल मांसपेशियाँ, बोन हड्डियाँ, फैट चिकनाई और वाटर पानी. ओबेसिटी स्पेसिफिकली रेफर्स टू एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट. बॉडी में जब फैट ज़रूरत से ज़्यादा होता है, फैट मीन चिकनाई, तो उसको हम ज़्यादा तौर पर ओबेसिटी कहते हैं. A certain amount of body fat is needed to store energy, keep you warm and absorb shock. कुछ हिस्सा फैट चाहिए होता है बॉडी में एनर्जी के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए और शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए. In general, men with more than 25% body fat and women with more than 35% body fat are considered obese. तो इस तरह के जो डेटा होते हैं आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं. इसमें उसने डेटा क्या दिया कि आदमियों में अगर 25% से ज़्यादा बॉडी फैट है तो उन्हें ओबीज माना जाएगा, और औरतों में अगर 35% से ज़्यादा बॉडी फैट है तो उन्हें ओबीज माना जाएगा. ओबेसिटी टेंड्स टू रन इन फैमिलीज सजेस्टिंग अ जेनेटिक कॉज. तो फैमिलीज में भी कि जैसे एक फैमिली में एक व्यक्ति ओबीज है तो और भी ओबीज होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जेनेटिक कारण भी है. और क्या कारण है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड लाइफस्टाइल. कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे लाइफस्टाइल, सच एज व्हाट अ पर्सन ईट्स एंड हाउ एक्टिव अ पर्सन इज. लाइफस्टाइल क्या है? आदमी क्या खाता है और वो कितना एक्टिव है. देयरफॉर one must choose more nutritious foods that are low in fat and become more active. तो इसलिए व्यक्ति को वैसा खाना खाना चाहिए जिसमें फैट कम हो, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो और उन्हें अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए. देन देयर आर फिज़िकल फैक्टर. फिज़िकल फैक्टर भी हैं. वो कौन से हैं? नेगेटिव इमोशंस. जब आप नेगेटिव फील करते हैं जैसे बोर्डम, बोर होना, सैडनेस उदासी, एंगर गुस्सा, दे आर द मेन कल्प्रिट्स. वो भी मुजरिम हैं मोटापे के कि ऐसे मूड में आदमी ज़्यादा खाता जाता है. देन देर इज़ ऑल्सो बिंज ईटिंग. बिंज ईटिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ठूस ठूस के खाना. दैट इज़ व्हेन पीपल ईट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड थिंकिंग इट्स आउट ऑफ देयर कंट्रोल. बिंज ईटर होते हैं जब आदमी बहुत ज़्यादा खाते हैं ये सोचकर कि खाना उनके कंट्रोल में नहीं है कि वो कितना खा जाते हैं. These with the most severe problem of binge eating are also likely to have more symptoms of depression and low self-esteem. और जिनको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है उनमें पॉसिबिलिटी है कि उनमें डिप्रेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी. ओबेसिटी इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड. हेल्थ हैज़र्ड जो हेल्थ के लिए ख़तरनाक है. दैट लीड्स टू मैनी सीरियस मेडिकल कंडीशन. जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं सीरियस, जिसमें है इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक. ये सारी बीमारियां मोटापे की वजह से हो सकती हैं. ओबेसिटी इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू अ हाई रेट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर. उसका लिंक कैंसर के कुछ टाइप्स के साथ भी है. देर आर मैनी वेज टू लूज़ वेट. तो इसका मतलब कि ये बीमारियां इससे हो जाती हैं तो वेट लूज़ करना चाहिए. उसको लूज़ करने के कई तरीके हैं, बट एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट एज इट हैज़ नो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स. लेकिन एक्सरसाइज करना सबसे बढ़िया तरीका है क्योंकि इसके कोई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं होते.
तो बस एक क्विक रीडिंग आप दें, उसमें जितना आपको मोटे तौर पर समझ आया आप देखें। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। विमेन हैविंग बॉडी फैट आर रिगार्डेड एज ओबीज। औरतें ओबीज मानी जाती हैं अगर उनका बॉडी फैट कितना होता है, मोर देन 35%, मोर देन 25%। तो मैंने आपको डेटा को अंडरलाइन करने को बोला था, तो ये डेटा हमने अंडरलाइन किया था। men with more than 25%, women with more than 35%। तो हमारा आंसर हो गया 35%, पार्ट ए। Obesity can be defined as a या an amount of body weight। obesity को डिफाइन किया जा सकता है, हमें मालूम है मोटे तौर पर कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हमारा वेट होता है, ओवर वेट होते हैं, उसको ओबेसिटी कहते हैं। तो लेस तो नहीं हो सकता। ऑप्टिमम होता है जब जितना चाहिए उतना एग्जैक्ट हो, और बैलेंस्ड होता है, संतुलित। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो हमारा आंसर होगा एक्सेस। यहाँ पर ए और एन भी लगाया था, उससे भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि एन लगता है वॉवल के साथ, तो या तो एक्सेस होगा जो ऑप्टिमम होगा। तो एक्सेस मीन ज़रूरत से ज़्यादा। तो हमारा आंसर होगा पार्ट बी। उसके बाद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओबेसिटी इज़ मोर प्रेवलेंट अमंग। इंडिया में बोला था कि लोग न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं, इसलिए वो ओबीज होते हैं। और उसके साथ ही था यूएसए में जो लो इनकम ग्रुप हैं वो, उनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हाई इनकम तो नहीं होगा, होमलेस भी नहीं होगा, एफ्लुएंट होता है रिच भी नहीं होगा, लो इनकम इज़ द राइट आंसर। फिर भी अगर आप पीछे जाना चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये आपका स्टार्टिंग में था, ये देखिए, इन इंडिया और इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ओबेसिटी इज़ मोर प्रेवलेंट इन लो इनकम ग्रुप्स। तो लो इनकम ग्रुप्स हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का। उसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेफर टू। एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या मीनिंग है? इनडिसेंट बिहेवियर, लाइफस्टाइल बिहेवियर, डिसेंट बिहेवियर, लाउड बिहेवियर। तो अभी लास्ट में हमने ये क्वेश्चन देखा था, तो वहाँ से हम अभी भी देख सकते हैं। इसमें है इसके पीछे था, वैसे उसमें क्वेश्चन में आएगा लाइफस्टाइल बिहेवियर। Obesity, therefore one must choose. Their physical factors negative. There are anger that control how much they eat. These with the most problem being depression with health hazard, including type 2 diabetes, high blood pressure, cancer. तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर था एनवायरमेंटल फैक्टर, वो आएगा आपका लाइफस्टाइल बिहेवियर, ना कि इनडिसेंट, डिसेंट या लाउड। तो हमारा आंसर होगा लाइफस्टाइल बिहेवियर। आगे है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग इज़ व्हेन पीपल ईट, ज़रूरत से ज़्यादा जब खाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं। अ मीगर अमाउंट, मीगर होता है कम, स्मॉल पोर्शन भी कम हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है नेचुरल, जिसमें कोई खाद वगैरह ना मिलाई गई हो। और लार्ज पोर्शन हमारा आंसर होगा। मीगर स्मॉल ऑपोजिट हो गया। बिंज ईटिंग होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। तो व्हेन पीपल ईट लार्ज पोर्शन ऑफ फूड। तो हमारा आंसर होगा डी पार्ट। तो ये था हमारा 2023 का सेट किया हुआ HPU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। हमने सॉल्व किया उसका इंग्लिश सेक्शन। इसमें जिस तरह के भी क्वेश्चंस आए उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। अब आगे की जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम की
ऊपर ही होंगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे हम। 5-6 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो बनानी हो या कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।